राजेश तेजी से ऊपर आया। दरवाजे के पास डॉक्टर मेहता, कंपाउंडर, उस लड़की के पिता संजय और अस्पताल का बाकी स्टाफ खड़ा था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी। उनके चेहरे पर उत्सुकता और आंखों में भय साफ साफ झलक रहा था। राजेश ने एक पल के लिए सीढ़ियों की ओर देखा। वह अब भी गहरा सन्नाटा पसरा था। हालांकि उसने जो नीचे महसूस किया वह अब भी उसी गहरे सन्नाटे के अंदर ही था। इसलिए उसने दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया। क्या हुआ नीचे? डॉक्टर मेहता ने धड़कते दिल से पूछा। राजेश ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। जो उसने नीचे देखा और महसूस किया वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। इसलिए उसने हाल फिलहाल उन्हें कुछ नहीं बताया, मगर उसे अब सच्चाई जाननी थी, पूरी सच्चाई। नीचे के वार्ड इतने सालों से बंद क्यों है? उसने गंभीर लहजे में पूछा। सवाल सुनकर स्टाफ एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, जैसे किसी भूले बिसरे रहस्य की यादें फिर से उभर आई हो। कंपाउंडर ने झिझकते हुए कहा, साहब, नीचे के गलियारे में रात को कई बार किसी के चलने की आवाज़ आती थी, किसी के अजीब तरह से बात करने की आवाज़ आती थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वहाँ किसी परछाई को भी देखा था। क्या तुमने खुद कुछ देखा है? राजेश ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। और नहीं साहब, लेकिन यहाँ के पुराने लोग बताते थे, जो यहाँ कभी काम किया करते थे। राजेश को यह अधूरी जानकारी संतोषजनक नहीं लगी। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा सफाईकर्मी आगे आया। उसकी चाल धीमी पर आवाज़ में ठहराव था। साहब, मैं जानता हूँ वहाँ क्या हुआ था। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अब उसी पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक पुरानी दहशत फिर से लौट आई थी, जैसे वो कोई भूला हुआ डर अब फिर से जी रहा हो। उसने कांपती आवाज़ में गला साफ किया और आगे कहा, यह बात कोई 10-11 साल पुरानी है। नीचे के आखिरी वार्ड नंबर 9 में एक लड़की को भर्ती किया गया था। शुरुआत में तो उसकी हालत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हालांकि दिन में वो बिल्कुल ठीक लगती, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो जाता। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर डाले, खून, स्कैन, एक्सरे, सब कुछ, लेकिन सब नॉर्मल। डॉक्टरों को उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि उस लड़की की निस्तेज आंखें और चेहरा देख समझ आता था कि उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना समझते हैं कि अगर किसी पर भूत प्रेत का साया हो या फिर काला जादू किया हो तो उस पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता। इसलिए मैंने उसके माँ बाप को समझाया, कहा कि किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाओ, लेकिन वो नहीं माने। और फिर एक रात को वो लड़की अचानक मर गई। अब कमरे में सबके चेहरे सख्त हो चुके थे। बूढ़े आदमी की सांसें तेज हो गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई साहब, उसने और आगे कहा। उस लड़की की मौत के बाद उस वार्ड में जो भी मरीज भर्ती होता वो 2-4 दिन में ही मर जाता। कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई मेडिकल वजह नहीं, फिर भी मौत है। धीरे धीरे सब ने उस 9 नंबर के वार्ड को मनुष्य समझना शुरू कर दिया और अंत में उसे बंद कर दिया गया। डॉक्टर मेहता ने संजीदगी से पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े ने नीचे नजरें झुकाई और धीमे स्वर में कहा, फिर कुछ समय बाद नीचे के बाकी वार्ड में भी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मरीजों को अजीब अजीब सपने आने लगे। रात के समय किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, किसी को परछाई दिखाई देती। कई नर्सेस और कर्मचारी वहाँ महसूस हो रहे अजीब अजीब अनुभवों को बताने लगे। सबके अंदर डर ऐसा बैठ गया कि कोई भी उस गलियारे में जाने को तैयार नहीं था। और फिर आखिरकार अस्पताल प्रबंधक ने पूरा नीचे का गलियारा ही बंद कर दिया। राजेश उस बूढ़े व्यक्ति की बातें चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत कुछ सोच चुका था। अब तक के उसके अनुभव से
उसे समझ आ गया था कि आखिर नीचे क्या है। तो क्या नीचे उस लड़की की आत्मा है? डॉक्टर मेहता ने पूछा। जिस पर सफाईकर्मी कुछ कहता, राजेश ने धीरे से कहा, नहीं, बात उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। सबकी निगाहें अब राजेश की ओर मुड़ गई। राजेश ने गहरी सांस ली और फिर कहा, उस लड़की के साथ जो हुआ वो किसी बीमारी का नतीजा नहीं था। वो एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक विद्या, मारक शक्ति का शिकार बनी थी। इस विद्या के जरिए एक आत्मघातक शक्ति को किसी भी व्यक्ति की हत्या के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन जब वो अपना काम पूरा कर लेती है तब उसे वापस बुलाना होता है। उस लड़की के साथ यही हुआ। शक्ति ने उसे मार दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस मारक शक्ति को उसे मारने के लिए भेजा था, उसने काम होने के बाद उसे वापस नहीं बुलाया और फिर वो शक्ति यही फंस गई, उसी वार्ड नंबर 9 में कैद हो गई। अब कमरे में हल्की सरसराहट सी हो गई। राजेश ने आगे कहा, ये शक्ति केवल मारती नहीं है, ये उन आत्माओं को भी अपने साथ बांध लेती है जिन्हें वो मारती है, और उन्हीं आत्माओं की ऊर्जा से ये खुद को और भी ताकतवर बनाती है। शुरुआत में उसकी शक्ति सिर्फ उस कमरे तक ही सीमित थी, फिर वो पूरे गलियारे में फैल गई और अब वो ऊपर के वार्ड तक पहुंच चुकी है। उसने अब एक नई आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया है, वो छोटी लड़की जो बेहोश है। हालांकि उसकी आत्मा अब भी उसके शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हुई है, लेकिन अगर ज़्यादा देर तक उसकी आत्मा उसके शरीर से दूर रही तो शायद वो फिर से अपने शरीर में वापस नहीं आ पाएगी और हम एक और मासूम जान खो देंगे। डॉक्टर मेहता ने घबराते स्वर में कहा, नहीं राजेश, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सिर्फ बताओ कि हमें करना क्या है, हमें उसे कैसे बचाना है। राजेश की आवाज़ अब दृढ़ थी। हमें उसी शक्ति से आमना सामना करना होगा, उसे कमज़ोर करना होगा और उस लड़की की आत्मा को उसकी गिरफ्त से निकालना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए और हिम्मत भी। तभी उस लड़की के पिता यानी संजय ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर डॉक्टर मेहता ने भी कहा, हम सब भी आपके साथ हैं। उसके बाद राजेश ने अस्पताल के कर्मचारियों को विधि में लगने वाली कुछ वस्तुएं लेकर आने को कहा और वो लोग कुछ ही देर में वो सारी वस्तुएं लेकर आ गए। उसके बाद राजेश ने गंभीर आवाज़ में कहा, हमें उस शक्ति से उस लड़की की आत्मा को छुड़ाने के बाद तुरंत ही उसे उसके शरीर में दाखिल करना होगा। अगर आत्मा भटक गई तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। डॉक्टर मेहता ने चिंतित स्वर में पूछा, तो हमें करना क्या होगा? इस पर राजेश बोला, लड़की के शरीर को नीचे गलियारे में ले जाना होगा। मैं उस शक्ति को कमज़ोर करने के लिए विशेष मंत्रों का जाप करूँगा और किसी को उस लड़की के पास बैठकर लगातार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना होगा, ताकि जैसे ही आत्मा मुक्त हो वो सीधा अपने शरीर में लौट सके। संजय ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मंत्र मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, डॉक्टर मेहता ने तुरंत कहा, मैं मंत्र पढ़ूंगा। राजेश ने गंभीर लहजे में चेतावनी दी, मंत्र तब तक पढ़ने होंगे जब तक उस लड़की को होश नहीं आ जाता। वो शक्ति तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगी, डराने से लेकर हमला करने तक। डॉक्टर मेहता ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। राजेश ने कहा, और किसी को वहाँ रहना होगा ताकि डॉक्टर मेहता मंत्रों को पूरा कर सके। इस पर संजय ने दृढ़ता से कहा, ये जिम्मेदारी मेरी है। कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने लड़की के निष्क्रिय शरीर को गलियारे में सीढ़ियों के पास जमीन पर सुला दिया। राजेश नीचे उतरा। उसने लड़की के शरीर के चारों ओर उसी के खून से घेरा बनाया और पास ही एक हवन कुंड भी रख दिया। जब मैं इशारा करूं, हवन जला देना, राजेश ने कहा और डॉक्टर मेहता के हाथ में एक बर्तन थमाया जिसमें काले तिल थे। उसने उसमें उस लड़की के खून के कुछ बूंदें मिलाई और कहा, हर मंत्र के बाद एक चुटकी तिल हवन में डालना। जब तक लड़की को होश ना आए हवन जलता रहना चाहिए।
हाँ समझ गया, डॉक्टर ने कहा। अब संजय अपने लड़की के शरीर के पास खड़ा था और डॉक्टर हाथ में महामृत्युंजय मंत्र का पर्चा लिए सीढ़ियों पर बैठ गए। राजेश कुछ देर तक आंखें बंद करके खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी कांच की बोतल निकाली जिसके अंदर कई सारे काले बीज थे। उसने उस बोतल को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए वो गलियारे की तरफ बढ़ा। गलियारे में गूंजती सन्नाटे की खामोशी अब एक अलग ही डर बुन रही थी। लाइट की रोशनी होने के बावजूद एक अजीब सा डर वहाँ फैला हुआ था। हालांकि अब भी वो शक्ति हरकत में नहीं थी और इसीलिए राजेश ने उसे जगाने के लिए मंत्र पढ़ते हुए हवा में राख को उड़ाया। एक अजीब सी चीख वहाँ गूंजी और अचानक से सारे लाइट्स टिमटिमाने लगे। डॉक्टर साहब, हवन शुरू कर दो, राजेश की आवाज़ गूंजी और डॉक्टर मेहता ने तुरंत हवन जलाया। अग्नि की उठती लपटें दीवारों पर डरावनी परछाइयाँ खेलने लगी। तभी वहाँ सारे बंद वार्ड के ताले अपने आप ही टूट गए और धीरे धीरे सारे दरवाजे खुल गए। राजेश अब और भी ज़्यादा सतर्क हो गया क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने कोई साधारण भूत प्रेत नहीं बल्कि एक अलौकिक और खतरनाक शक्ति है। वह मंत्रों का जाप करते हुए वहीं रुका रहा ताकि उन खुले कमरों में क्या है वो देख सके। और तभी धड़ाम से सीढ़ियों के ऊपर का दरवाज़ा बंद हो गया और अस्पताल की लाइट चली गई। पूरे गलियारे में एक अजीब सा डरावना अंधेरा छा गया। हवन के आग की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी वहाँ मौजूद नहीं थी और हवन की भी रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही सीमित थी। उसके पार बस अंधेरा। राजेश ने अपने साथ टॉर्च नहीं लाई थी क्योंकि वह जानता था कि उसका वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। वो आग की लपटों की हल्की रोशनी में ही आगे बढ़ने लगा। इधर डॉक्टर मेहता मंत्रों का जाप करते हुए काली तिल उस हवन कुंड में डाल रहे थे और तभी उनकी नज़र एक अंधेरे कोने में गई जहाँ उन्होंने देखा कि कोई चीज़ धीरे धीरे रेंगती हुई उनके पास आ रही थी। वो एक लड़की थी, उल्टे शरीर के साथ, घुटनों के बल गले तक मुड़ी हुई। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी हुई थी और आंखें स्थिर शून्य में घूरती हुई। उसे देख डॉक्टर और संजय कांप उठे। उनके सांसें भारी होने लगी लेकिन फिर भी मंत्र नहीं रुके। राजेश अब गलियारे में आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ठिठक गया। उसने देखा कि उस खुले वार्ड के अंदर कोई मौजूद था, तकरीबन 7 से 8 फीट ऊंचा, पूरी तरह से काले साये जैसा, जिसमें लाल रंग की उसकी आंखें चमक रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के सांसों की ठंडी हवा महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो पलटा पीछे कोई नहीं था। घनघोर अंधेरा और सीढ़ियों के पास जलते हुए हवन के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए वो फिर से पलटा और अचानक उसके सामने वो आदमी खड़ा था। उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, आंखें लाल और निस्तेज थी, शरीर की त्वचा सूखी और पोपड़ीदार थी। राजेश तुरंत समझ गया कि यह कोई प्रेत है जो उस शक्ति के कंट्रोल में है, लेकिन वो कुछ कर पाता तब तक उस प्रेत ने गुर्राते हुए राजेश का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उधर वो रेंगती हुई लड़की तेजी से डॉक्टर मेहता की ओर दौड़ी, लेकिन संजय ने उसे रोकने के लिए जोर से डंडा मारा। हालांकि उस लड़की को कुछ नहीं हुआ। वो संजय की ओर पलटी और उसे हवा में उठाते हुए उसने पीछे की दीवार पर फेंक दिया। संजय का सिर दीवार से जा टकराया और फट गया। उसके बाद वो लड़की डॉक्टर के पास जाने लगी। डॉक्टर मेहता हक्का बक्का रह गए। वो डर के मारे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, लेकिन भाग नहीं सकते थे क्योंकि हवन और मंत्र को रोक नहीं सकते थे। हालांकि हवन की आग की रोशनी में वो आगे बढ़ने से डर रही थी। इधर राजेश काफ़ी देर तक हवा में लटका रहा। उस काले प्रेत की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसके सांसें ही अटक गई और राजेश ने अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी जेब से एक अभिमंत्रित राख निकाली
और उसके चेहरे पर फेंक दी, जिससे उसने राजेश को पीछे फेंक दिया। राजेश धड़ाम से नीचे गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ उठा और सामने देखा तो काला प्रेत एक चीख के साथ उसकी ओर झपटा। एक धूल का गुबार राजेश के शरीर से जा टकराया। वो टकराव इतना तेज था कि राजेश पीछे उछलकर दूसरी दीवार से जा टकराया और उस धूल भरी हवा से हवन की आग भी बुझ गई। और राजेश की आंखों में काफ़ी धूल चली गई थी, जिससे वो उसकी आंखों में चुभने लगी। लेकिन फिर भी राजेश जैसे तैसे खड़ा हुआ। आंखों को मचलते हुए उसे समझ आ गया कि हवन की आग बुझ गई है। डॉक्टर साहब, मंत्र चालू रखो और हवन की आग को फिर से जलाओ, राजेश ने कहा। जिसे सुन डॉक्टर आग जलाने के लिए हवन कुंड की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी वो लड़की रेंगती हुई हवन तक पहुंच गई। डॉक्टर उसे देख सीढ़ियों पर ही रुक गए। इधर राजेश अपनी आंखों को रगड़ता हुआ धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ने लगा। उसके मंत्र अब भी चालू ही थे और अब उसे जल्द से जल्द उस 9 नंबर के वार्ड तक पहुंचना था। तभी अपनी धुंधली आंखों के सामने उसे वो काली परछाई दिखी, जिसके लिए वो यहाँ आया हुआ था। वो परछाई असल में धुएं से बनी एक आकृति थी और उस धुएं के अंदर अनगिनत लोगों की परछाइयाँ कैद थी। शायद वो उन लोगों की आत्माएं थीं जिनको इस शक्ति ने अपने वश में किया था। राजेश पहली बार इस तरह की परछाई को देख के डर गया था और डर के मारे वो पीछे की दीवार से जा टकराया। वो परछाई धीरे से उसके नज़दीक आई। वो कुछ बड़बड़ाने लगी और फिर उस दीवार से कई सारे सड़े गले हाथ निकले। उन हाथों ने राजेश को गर्दन, सीने, बाजू और पैरों से कसकर जकड़ लिया। वो हाथ दीवार से ऐसे निकल रहे थे जैसे वहाँ पहले से ही छिपे हों और उसका इंतज़ार कर रहे हों। राजेश चीख नहीं सकता था क्योंकि उसे मंत्र को बीच में रोकना नहीं था। उधर सीढ़ियों के पास डॉक्टर मेहता लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे, मगर अब उनकी आवाज़ काँप रही थी। वो रेंगती हुई लड़की अब हवन कुंड से आगे उन सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। उसकी सांसें जोर जोर से चल रही थी, जैसे किसी जानवर की गूंज हो। उसकी जीभ नीचे तक लटक रही थी। डॉक्टर मेहता के हाथ पैर काँप रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में हवन की आग को जलाना था, क्योंकि वही इस भयावह ताकत को रोक सकती थी। लेकिन उनके और हवन के बीच अब वो लड़की खड़ी थी जो किसी भूखी आत्मा की तरह लपलपा रही थी। उधर राजेश दीवार से खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसे पकड़ने वाले हाथों की जकड़ और भी ज़्यादा कसती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने वो परछाई झुकी और एक अनजानी, प्राचीन और अशुभ भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। राजेश की आंखें उलटने लगी। उसकी सांसें अनियंत्रित हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, कोई और उस पर कब्जा जमा रहा हो। इधर वो लड़की अब धीरे धीरे डॉक्टर मेहता की ओर बढ़ी। डॉक्टर ने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उनके पैर को झपट लिया और उन्हें सीढ़ियों पर ही गिरा दिया। फिर वो उनकी छाती पर चढ़कर बैठ गई। उसके नाखून डॉक्टर की चमड़ी में धंसने लगे, जैसे वो दिल तक पहुंचना चाहती हो। उसकी जीभ से टपकता ताज़ा खून डॉक्टर के कपड़ों को भिगो रहा था। डॉक्टर मेहता असहाय थे, कमज़ोर, लाचार और लगभग होश खोते हुए। उनकी आंखों में मौत की परछाई उतर आई थी। उधर राजेश की सांसें भी थम रही थी, लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी अस्त्र बचा था, एक ऐसा उपाय जिसे वो सही क्षण के इंतजार में बचा कर रखे हुए था। वो जानता था कि जब वो ताकत थोड़ी और कमज़ोर होगी तभी वार करना होगा। इसलिए वो मनी मन लगातार उस विशेष मंत्र का जाप करता रहा। तभी एक झिलमिलाती लौ ने अंधेरे को चीर दिया। एक चमकती हुई रोशनी ने जैसे पूरे गलियारे को ही भर दिया। उस रोशनी के पड़ते ही लड़की की त्वचा जलने लगी। वो तड़प उठी, चीखते हुए अंधेरे कोने में भागी और वहाँ की दीवार से चिपक कर काँपने लगी। डॉक्टर ने काँपते हुए ऊपर देखा तो हवन की अग्नि के पास खून में लथपथ संजय खड़ा था। उसके हाथ में जलता हुआ दीपक था।
और आंखों में एक अपार साहस। इधर राजेश ने जैसे ही उस अग्नि को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद सी चमक लौटी। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी में छिपी कांच की शीशी को जोर से मसल डाला। शीशी टूट गई और उसके टुकड़े उसकी हथेली में जा धंसे। खून की धाराएं बह निकली, गाढ़ा, गर्म और लाल। उसी खून से वो काले दाने भी भीग गए जो उस बोतल में रखे हुए थे। राजेश ने अपनी मुट्ठी खोली और उन दानों को जमीन पर बिखेर दिया। जैसे ही वो दाने जमीन से टकराए, वो जलने लगे, लेकिन वो कोई साधारण आग नहीं थी। वो थी रोशनी की ज्वाला जो हर कोने में फैल गई। गलियारे की दीवारों से रोशनी उठी और एक गूंजता हुआ कंपन हर तरफ फैल गया। दीवारों से निकले हुए हाथ जलते हुए गलने लगे। राजेश की जकड़ ढीली पड़ गई और वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वो काली परछाई छटपटाने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरा अस्पताल गूंज उठा। वो परछाई सिमटने लगी, पिघलते मोम की तरह, और फिर एक काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस डरावने गलियारे में अब सिर्फ खामोशी थी। और तभी उस बच्चे के शरीर ने एक लंबी, धीमी सांस ली। उसकी उंगलियां हिली, पलकों में कंपन हुआ और फिर धीरे धीरे उसकी आँख खुल गई। हवन कुंड की लपटें अब कम हो चुकी थी। डॉक्टर मेहता की आवाज़ अब स्थिर थी। उसकी आत्मा लौट आई है, लड़के ने कांपते हुए आवाज में धीरे से कहा। पापा। उसके पिता फुट फुट कर रो पड़े। उन्होंने अपने बेटी का हाथ थामा, जैसे जीवन वापस लौट आया हो। राजेश थका हुआ था, लेकिन शांत चेहरा लिए वो जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। अंधेरा अब भी था, पर अब डर नहीं था।